नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो बहुत बहुत सॉरी, सैटरडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाया और इवन संडे को भी नहीं डाल पाया। मतलब सैटरडे को मिस हो गई तो संडे को तो डाल ही देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हो गई फैमिली में कि कोशिश करते 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 भी नहीं डाल पाया। अदरवाइज़ किसी और को भी बोल देता तो कोई और टीचर जो थे वो डाल देते, तो इसके लिए सॉरी। जो आर्टिकल्स हमारे छूट गए, वैसे हिंदू में तो थे नहीं, दूसरे न्यूज़पेपर से थे, और आज भी हिंदू में कुछ खास आर्टिकल्स हैं नहीं, पॉलिटिक्स से संबंधित ज़्यादा हैं। तो 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडटेक से संबंधित, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है ना उनसे संबंधित। दूसरा डिजिटल लैंडिंग से संबंधित काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस आ गई हैं उनकी रेगुलेशन के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं। और तीसरा इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, गुजरात में जो बिल्किस बानो के इसमें कन्विक्ट्स थे ना उनको रिहा किया गया है, तो उससे संबंधित वो आर्टिकल है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आज बताओ बर्थडे किसका है, जन्मदिन किसका है आज? नहीं, मेरा नहीं है। आज हमारे हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन का बर्थडे है। ये 6 साल पहले का लेक्चर है। 22 अगस्त 2016 को हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो मंसूर हदी पहले इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करता था। उस समय तो जियो भी नहीं आया था, शायद पूरी तरह से नहीं आया था। 6 साल देखो कैसे बीत गए, बिल्कुल पता भी नहीं लगा। ऐसा लगता है कल की बात है जब ये स्टार्ट किया था। और देखो ऑनेस्टली अगर बोलूँ ना, बिल्कुल साफ साफ थोड़ा तो थकावट भी महसूस होती है कि 6 साल से आप सेम काम कर रहे हो सुबह उठते ही, और वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है। मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर कोई स्टैटिक सब्जेक्ट हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपको सब कुछ याद है, सिर्फ सुबह उठना है, आपको बोलना है। लेकिन ना एडिटोरियल डिस्कशन करना थोड़ा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, मतलब काफ़ी रिसर्च लगती है, तो इसलिए थोड़ा थकावट भी महसूस होती है। और एक चीज़, मेंटल सिचुएशन भी ना हर समय ना सेम नहीं रहती। मतलब डिस्कशन का जो काम है पढ़ाने का ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला काम होता है, क्योंकि आपको पहले रिसर्च भी करनी पड़ती है। लेकिन आपके ना दिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, फैमिली से संबंधित चीज़ें होती हैं, सुख दुख हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। फैमिली से संबंधित, आपका जो वर्क है उससे संबंधित, हर लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, कुछ ना कुछ तो पर्सन के दिमाग में चलता ही है। मेंटल सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो इसलिए डेली डिस्कशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। बहुत बार देखो ओनली टीम के लोग भी बोलते हैं कि सर आप छोड़ दीजिए, आप दूसरे सब्जेक्ट्स ले लीजिए और एडिटोरियल का जो काम है दूसरे टीचर संभालें तो ज़्यादा सही है। कई बार ऐसा भी आइडिया निकल के आया कि 2-3 टीचर मिल के एडिटोरियल डिस्कशन करें तो ज़्यादा सही है। बट फिर उसके विरोध में भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, टीम में ही कुछ लोग मना करते हैं कि आपको ही करना चाहिए। मेरा भी देखो छोड़ने का तो मन नहीं करता है, पूरा दिन खाली खाली सा लगता है। ऐसा लगता है कि आज के दिन में कोई वॉइड है अगर डिस्कशन ना करूँ तो। और जो आप लोगों का सपोर्ट है ना, वो तो देखो इनकम्पेरेबल है, बहुत ही ज़्यादा। और सिलेक्शन के बाद जिस प्रकार से मेल आता है, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं, हिम्मत देती हैं कि छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो छोड़ूंगा तो मैं नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मतलब कर सकता हूं तब तक तो बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, और डिस्कशन हम करते रहेंगे। आप भी बढ़िया ढंग से तैयारी करते रहिए। और जो दिखते हैं, मुझे भी पता है, देखो कुछ दिखते हैं डिस्कशन में, जैसे नोट्स की दिक्कत है। नोट्स कुछ ऐसे मिल जाएं वर्ड में फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में कि बाद में अगर दूसरी मैगजीन से, जैसे ओनली आइज की मैगजीन है, विजन की मैगजीन है, लास्ट में अगर उनसे करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए देखो विचार चल रहा है, अब धीरे धीरे चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, मतलब सच में होंगी। जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएं ताकि जल्दी से आप रिवाइज कर सको और वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। और भी जो चेंजेस लाए जा सकते हैं ना, वो लाए जाएंगे। तो अंत में 6 साल पूरे हो गए। आपको धन्यवाद तो देखो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, यू आर लाइक फैमिली, और फैमिली में कोई थैंक यू वगैरह नहीं होता। तो बस यही कहना चाहूँगा कि पिछले 6 साल में जो मेहनत की है वो हम सब मिलके आगे भी जारी रखेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडटेक इंडस्ट्री से संबंधित है। एडटेक इंडस्ट्री मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले कुछ सालों में, खास करके कोविड-19 की महामारी के बाद में, हमारे देश में एडटेक इंडस्ट्री बहुत तेजी से इमर्ज होकर आई है। बैजू, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, इन एडटेक्स का जो साइज है बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारे एडटेक्स हैं जो काफ़ी अच्छी इनोवेशन लेके आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो, उनके कंसेप्ट्स इंप्रूव हों। लेकिन देखो दिक्कत इसके साथ साथ ये भी है, 4 में से 1 बच्चा हमारे देश में डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर पाता है। मतलब आज भी लाखों फैमिलीज को एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रीजन्स काफ़ी हो सकते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर वो इतने गरीब हैं उनके पास डिवाइस नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब देखो एक एक करके हम सिस्टमेटिक ढंग से ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही एडटेक इंडस्ट्री की, चैलेंजेस क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग। देखो ये जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है ना, काफ़ी तरह की मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है वीडियोस में। तो दूर दराज के इलाकों में जहां अच्छे टीचर्स कई बार नहीं मिल पाते थे, या फिर अच्छी नई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, वो ये एडटेक वाले कर रहे हैं। इसका एक रीज़न देखो ये भी है, जो इन एडटेक कंपनीज को चला रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे रोमन सैनी हैं, बैजू की कंपनी का नाम तो बैजू पर ही है, फिजिक्स वाला के अलग पांडे। ये बहुत ही इंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अलग अलग से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारा भारत जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग एरियाज़ के स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ ऑन डिमांड लर्निंग। मतलब कि यहाँ पर देखो इन प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे स्टूडेंट वीडियो देख सकता है, जैसे OnlyIS पर और जितने भी एडटेक्स हैं सब पर जब चाहे वीडियो देखा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्किंग होते हैं, अब कई बार बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना OnlyIS के साथ, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं सर हम काम में जाते वक्त, जैसे मेट्रो में जाते वक्त आपकी वीडियो सुनते थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं। तो ना ये काफ़ी फ़ायदा होता है एडटेक कंटेंट का, कि वो कब जब मर्जी चाहे तब वीडियोस देख सकते हैं। किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है कि इतने बजे क्लास लगेगी, जैसा कि फिजिकल क्लासेस में दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेटर्स अवेलेबिलिटी। फिजिकल क्लासेस में तो देखो स्टूडेंट्स की संख्या ना लिमिटेड हो सकती है, जैसे 100 बच्चों की क्लास है। हालांकि यूपीएससी कोचिंग में तो आपने ज़्यादा बड़ी क्लासेस भी देखी होंगी, बट अब कोई प्रोफेसर है फिजिकल क्लास लेता है तो कम स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो जो प्रोफेसर है बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है एक ही समय में। जैसे अपने OnlyIS के एडिटोरियल डिस्कशन की बात कीजिए, ऑलमोस्ट 40 से लेकर 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को एक्सेस करते हैं। क्या ये फिजिकली एक समय में पॉसिबल है? 50,000 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठ ही नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड इवेल्युएशन। आपके मन में आया होगा ये कैसे पॉसिबल है? वो तो फिजिकल क्लासेस में पॉसिबल है, ऑनलाइन भी पॉसिबल है। आजकल तो देखो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप टेस्ट देते हो, प्री का दिया या फिर मेंस का दिया, तो आपके स्कोर कार्ड को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद अपने आप से आपको ना रिकमेंडेड कंटेंट आने लगता है कि आपका ये कमज़ोर पक्ष है, आप इस पक्ष पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्री का टेस्ट दिया, अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस आ गई, परसेंटेज आ गया, पॉलिटी में आपने इतने % स्कोर किया, इकोनॉमी में इतना %, और पॉलिटी में भी फर्दर डिवीजन हो गया कैटेगरीज, कौन से टॉपिक में कम स्कोर किया, तो उससे संबंधित कंटेंट आपको दिखने लगेगा, रिकमेंडेशंस में आ जाएगा कि आप ये कंटेंट एक्सेस कीजिए, ये पढ़िए। नेक्स्ट है रिमूव एज बैरियर्स। ऑनलाइन क्लासेस में ना, मतलब ये जो एडटेक्स होते हैं एज बैरियर को ख़त्म कर देते हैं। आप किसी भी एज में हो, किसी भी स्पीड में आप पढ़ सकते हो। आपको एक वीडियो डेली देखनी है, 2 देखनी है, 3 देखनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, जैसा चाहे आप वैसा मैनेज कर सकते हो। इवन जिनकी एज बढ़ गई होती है, जैसे 40 एज हो गई, वो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है या फिर अभी जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन वो कंटेंट को एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इक्विटेबल चांसेस एंड रिड्यूस्ड पेवॉल। ऑनलाइन क्लासेस के दाम भी कम होते हैं आमतौर पर, क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस में ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम कॉस्ट आती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे राजेंद्र नगर में यूपीएससी की कोचिंग्स है, वहाँ पे रेंट ही बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कॉस्ट आती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उतनी कॉस्ट नहीं आती, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस के जो दाम होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। अब चैलेंजेस की बात करें, ये तो देखो सिग्निफिकेंस है सारी की सारी। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड प्रैक्टिकल अटैचमेंट टू लर्निंग। अब देखो कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा है ऑनलाइन, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप लेबोरेटरी में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ऑनलाइन ना आप लेबोरेटरीज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी बार कम सीख पाते हो, थ्योरी पार्ट पे आपका फोकस ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल स्किल इन्हेंसमेंट। ये तो देखो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ भी होता है। जब देखो आप ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस करते हो तो आप कम लोगों से मिल पाते हो, कम स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन होता है, तो धीरे धीरे आपकी जो सोशल स्किल्स है ना थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। ये चीज़ तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स बहुत फेस करते हैं, क्योंकि वो उनकी पढ़ने की सीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा टाइम वो चार दीवारी में या फिर लाइब्रेरी के अंदर गुजारते हैं, पुराने दोस्त भी पीछे छूट जाते हैं, नए दोस्त थोड़े कम बनते हैं, तो सोशल स्किल्स थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में देखो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, या फिर स्पीड कम आती है, पावर सप्लाई रुक रुक के आती है, 24 घंटे पावर सप्लाई नहीं रहती। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स डिजिटल कंटेंट को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते, यानी एडटेक्स उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। नेक्स्ट वाइडनिंग जेंडर इक्वलिटी। सिंपल पॉइंट है, गर्ल्स के पास आपको कम स्मार्टफोन देखने को मिलेगा होम्स में, और बॉयज़ के पास ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो कंटेंट एक्सेस करने में फिर जेंडर इनइक्वालिटी आड़े आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। काफ़ी बार देखो जो ये बड़े बड़े एडटेक्स हैं जिनके हमने नाम लिए, अनअकैडमी, बैजू, फिजिक्स वाला, इन पर भी आरोप लगते हैं बिजनेस माल प्रैक्टिसेस को अपनाने का। कैसे माल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं? देखो आपको भी पता है, पेरेंट्स के लिए ना बच्चे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हमारे इंडियन जो पेरेंट्स हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं, वो मतलब अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे तो देखो पूरे वर्ल्ड के ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन इंडियन पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं। काफ़ी बार इन एडटेक्स के द्वारा कैसी टेक्निक अपनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। एक कोई बैजू का पर्सन था, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी। जैसे वो पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, पूछते हैं सेल्समैन कि बच्चे की एज कितनी है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब उस रिप्रेजेंटेटिव को ना पता होता है कि इस क्लास के बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करने में आसानी होती है, और दूसरे थोड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी उसके सिलेबस में ये आया नहीं है। तो ना वो पेरेंट्स के सामने बच्चों से जानबूझ के ना मुश्किल क्वेश्चंस पूछते हैं, और बच्चा जब जवाब नहीं दे पाता तो फिर पेरेंट्स को बोलते हैं देखो दूसरे बच्चे तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देते हैं, आपका बच्चा पिछड़ रहा है। तो ये जो बात है ना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिल पे चुभ जाती है कि हमारा बच्चा पिछड़ना नहीं चाहिए। अब रैट रेस है पूरा, मतलब आपको पता ही है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, कंपटीशन में आगे निकल जाए। तो फिर ना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एडटेक का, वो आता है असली चीज़ पे कि अगर हमारा टेबलेट आप परचेज कर लोगे तो आपका बच्चा पिछड़ेगा नहीं, दूसरों से आगे निकल जाएगा, उसका कंपटीशन शहर के बच्चों से भी हो जाएगा, मतलब आगे निकल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें उन्हें सिखाई जाती हैं, और आपको ना ज़्यादा पैसे भी नहीं देने। अब कई पेरेंट्स बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको ना पूरी जानकारी नहीं दी जाती, हर महीने पैसे अपने आप डेबिट हो जाएंगे, उन्हें ना ऑटो रिन्यूअल के बारे में बताया नहीं जाता, तो बाद में उनके पैसे ना हर साल हर महीने अकाउंट से कटते रहते हैं। वो इस प्रकार से जाल में फंस जाते हैं। ऐसी ऐसी अनेकों माल प्रैक्टिसेस कई बार इन एडटेक्स के द्वारा अपनाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाने के लिए। नेक्स्ट है एजुकेटर लर्न एडेप्टेबिलिटी कंसर्न। बहुत सारे एजुकेटर्स अभी भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं दे पाते एजुकेशन। जैसे आपने ना यूपीएससी की कोचिंग में देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स जो ऑफलाइन के हैं वो जब ऑनलाइन में आते हैं ना तो वो उतना अच्छे से काफ़ी बार नहीं पढ़ा पाते। उतना अच्छा तो यूं तो नहीं बोलेंगे, देखो टीचर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है,
लेकिन ऑनलाइन की ना रिक्वायरमेंट्स कई बार थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा सामने नहीं बैठा होता, तो डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, तो कंटेंट को ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना पड़ता है। तो बहुत बार ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं ना, कंटेंट को ऑनलाइन के हिसाब से इंटरेक्टिव नहीं बना पाते, और बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, कैसे ऑनलाइन आया जाए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाए, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखो, ये कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हमारे देश में लिए गए हैं, जैसे असम ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस पोर्टल। इसमें ना 9वीं से 12वीं स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको कैरियर गाइडेंस दी जाती है। झारखंड डिजीसेट, ये तो देखो पेरेंट्स और टीचर के बीच में, पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर तीनों के बीच में लिंकेजेस को इन्हेंस करने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हर घर पाठशाला, ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश डिजी लैब, ये देखो व्हाट्सएप ग्रुप इस्टेब्लिश करता है सभी बच्चों के लिए, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें बच्चों के लिए कंटेंट शेयर किया जाता है। केरला अक्षरा वृक्षम इनिशिएटिव, इसमें गेम्स और एक्टिविटीज़ के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को सपोर्ट किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब कुछ गरीब लोग जो नहीं डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं, या फिर आप जैसे जेंडर इनइक्वालिटीज़ देख लीजिए, बॉयज़ के पास मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स ज़्यादा मिलेंगे, गर्ल्स के पास कम मिलेंगे, तो इस डिवाइड को एड्रेस किया जाए। उड़ीसा की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम उड़ीसा। इसमें 5 टीज पर फोकस किया जाता है। 5T इनिशिएटिव, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये उड़ीसा सरकार का अच्छा स्टेप है डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने में। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। देखो, हमारे देश में एजुकेशन जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, और डिजिटल एजुकेशन भी, ताकि समाज का हर एक वर्ग, चाहे देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी सेक्शन के हों, किसी भी एरिया के हों, जैसे गांव के हों, सिटी के हों, सभी उस कंटेंट को एक्सेस कर पाएँ, तो देखो वो एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका इस्तेमाल किया जाए एजुकेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए। IIT खड़गपुर ने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ में कोलैबोरेट किया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, ताकि जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे देखो जो एस्पायरेंट मान लीजिए अभी वीडियो देख रहा है, उनकी आंखों की जो मूवमेंट्स है ना, उन्हें ट्रैक किया जाए, ताकि उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। टूवर्ड्स व्हाट इज टोल्ड इज व्हाट इज सोल्ड। इसका मतलब ये है, ऐसा ना हो कि जो ये एडटेक्स हैं बड़े बड़े वादे करें एडमिशन लेने से पहले, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में उनको भुला दिया जाए। इसके लिए इन एडटेक्स को ना रेगुलेट करना भी जरूरी है, ताकि इन एडटेक्स की जो माल प्रैक्टिसेस है ना, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। और सबसे लास्ट में है हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग। आज के समय में तो देखो ये एडटेक्स भी समझ चुके हैं, सिर्फ ऑनलाइन रहने से काम नहीं चलेगा, ऑफलाइन भी आना पड़ेगा। स्कूल में टीचर्स को नहीं रिप्लेस किया जा सकता, इसलिए बैजू ने जैसे अपने ट्यूशन सेंटर्स ओपन कर लिए, अनअकैडमी भी ऑफलाइन आ गया, सारे मतलब जो ये एडटेक्स हैं वो ऑफलाइन अब आ चुके हैं। कंक्लूजन क्या है? देखो, ये बात सच है कि ये इस प्रकार के जो एडटेक्स है ना, इन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर दिया है, बट दिक्कत ये भी है, इनकी वजह से इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में सारी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर इंटरवेंशंस हैं वो इंक्लूसिव हों। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एडटेक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल लैंडिंग एंड इट्स रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, लैंडिंग बिजनेस यानी उधार लेना, उधार देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना बिजनेस है, लेकिन समय के अनुसार इस बिजनेस में भी तब्दीली आ गई है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आज के समय में प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं जो डिजिटली पैसा लैंड करती हैं, मतलब उधार देती हैं। लेकिन देखो, बहुत सारी फ्रॉड की खबरें भी आ रही हैं कि इन लैंडिंग एप्लीकेशंस के द्वारा
जो बोरोअर हैं उनको जाल में फंसा लिया जाता है, उनको धमकाया जाता है, एक्सटोर्शन किया जाता है। एक बार उधार देने के बाद में इंटरेस्ट रेट काफ़ी भारी भरकम लगाया जाता है। अब पिछले दिनों की बात है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि कुछ चाइनीज़ नेशनल्स हैं, यानी चाइना के नागरिक हैं, जिनके बिहाफ से हमारे देश के कुछ लोग ये डिजिटल ऐप्स चला रहे थे और लोगों से एक्सटोर्शन कर रहे थे। मतलब भोले भाले जो कस्टमर्स हैं ना, उनको फंसाया जाता है। एक बार जैसे वो उधार ले लेते हैं तो बहुत बार उनके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उनको ऐसी धमकियां दी जाती हैं, पैसे दीजिए नहीं तो तुम्हारी जो ख़राब तस्वीरें हैं वो पब्लिक के सामने हम ले आएंगे और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग और अनेकों तरह की टेक्निक्स आजमाई जाती हैं इन ऐप्स के द्वारा। ये लैंडिंग का काम तो उनका सिर्फ एक कवर है, दिखाने के लिए है कि हम पैसा उधार देते हैं। असल में उनके पीछे उनका जो बिजनेस है ना, कुछ और ही चल रहा होता है। इसलिए इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ना अब आरबीआई कुछ गाइडलाइंस लेके आया है, ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज़, लैंडिंग एक्टिविटीज़ जो है ना, उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। ये जो गाइडलाइंस तैयार की गई है ना, 2021 जनवरी में ना एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई के द्वारा, डिजिटल लैंडिंग इंक्लूडिंग लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्स, WGDL। तो इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस के आधार पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या है? जब देखो उधार दिया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के यूज से, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर वेब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो इसे कहते हैं डिजिटल लैंडिंग। अब डिजिटल लैंडिंग में ना काफ़ी सारी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिथम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। जैसे डिजिटल प्रमोशन हो गया, क्रेडिट इवेल्युएशन, मतलब कितना लोन दिया जा सकता है कस्टमर को, यह भी पता लगाया जा सकता है एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। जैसे पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट को फीड किया जाता है, देखा जाता है कितनी इनकी इनकम है, उसके आधार पर नंबर आता है कि इनको इतने तक का लोन दिया जा सकता है, सेफ है। समझ गए? तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है डिजिटल लैंडिंग में अनेकों प्रकार से। अब जिस प्लेटफॉर्म की जितनी क्षमता है, जितना वो इनोवेशन ला सकता है, उसी प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे मोबाइल ऐप वाले हैं, वो काफ़ी बार एनबीएफसी के साथ मिलकर काम करते हैं क्रेडिट को डिस्पर्स करने के लिए। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका अपना कोई फिजिकल ऑफिस है, फॉर एग्जांपल बंधन, जो अभी तो बैंक है, पहले एनबीएफसी था, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कोई दूसरी कंपनी है उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और क्रेडिट को डिस्पर्स करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, एनबीएफसी के पास तो पैसा है ना, लेकिन मोबाइल ऐप के पास में उतना पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी तो है, उतना पैसा नहीं है डिस्पर्स करने के लिए, तो इसलिए वो टाई अप करते हैं एनबीएफसी के साथ में। तो बहुत बार ये प्लेटफॉर्म्स मल्टी साइडेड भी होते हैं। ये देखो, लैंडर जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के साथ टाई अप करते हैं और बोरोवर को लोन देते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक सेगमेंट है डिजिटल लैंडिंग। फिनटेक जैसे देखो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संगम, फॉर एग्जांपल पेटीएम है, ये फिनटेक का एक एग्जांपल है। तो मतलब डिजिटल लैंडिंग ना फिनटेक सेगमेंट में तेजी से इमर्ज हो रहा है। 2012 में इसकी मार्केट थी डिजिटल लैंडिंग की $9 बिलियन, जो 2019 में बढ़ के हो गई है $110 बिलियन, और 2023 आते आते ये हो जाएगी $350 बिलियन। बिजनेस को मेनली कवर किया जाता है फिनटेक स्टार्टअप्स के द्वारा, नियो बैंक्स के द्वारा और एनबीएफसीज के द्वारा, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा। इसमें देखो जो कस्टमर्स होते हैं ना, मेनली स्मॉल बोरोअर्स होते हैं। अब देखो कोई 50 लाख या फिर 1 करोड़ का लोन तो डिजिटली देगा नहीं एकदम से, अनेकों तरह की वेरिफिकेशन होती है, गारंटर होता है। लेकिन अब छोटे छोटे अमाउंट है, जैसे 7,000 का अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है, इस प्रकार का लोन दे दिया जाता है पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए। इसमें ज्यादातर जो लोन होते हैं ना शॉर्ट टर्म के होते हैं, 30 दिनों के, 60 दिनों के। बट देखो अच्छी बात यह है, जो कॉमर्शियल बैंक्स है ना, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये भी जल्द से जल्द डिजिटल लैंडिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, या तो अपने आप से या फिर एनबीएफसी के साथ टाई अप करके। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये डिजिटल लैंडिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है एकदम से? सबसे पहले तो देखो टेक्नोलॉजीज में काफ़ी एडवांसमेंट आई है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है एकदम से। स्मार्टफोन की एक्सेस अब लोगों के पास ज़्यादा है, तो ऐसा कम्बिनेशन बैठा है
जो डिजिटल लैंडिंग के लिए ना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ये इकोसिस्टम। दूसरा, लोगों के पास ना अभी बैंक अकाउंट है, जैसे जन धन योजना लॉन्च हुई थी 2015 में, उसके बाद करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हुआ। तो बैंक अकाउंट है तो इसलिए भी डिजिटल लैंडिंग आसान है। और देखो, चूंकि ये जो सेगमेंट है काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है इस सेगमेंट में, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि देखो हमारी इकोनॉमी और सर्विसेज का तेजी से डिजिटाइजेशन हुआ है पिछले कुछ समय में, तो इस वजह से भी डिजिटल लैंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा हो रहा है। इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन, जैसे आप देखिए यूपीआई से कितनी पेमेंट होती है, जीएसटी आ गया, सब कुछ ऑनलाइन, ई साइन, ई स्टाम्प, मतलब बहुत सारी सर्विसेज जो हैं अब ऑनलाइन हो चुके हैं इकोनॉमी में। इस वजह से भी डिजिटल लैंडिंग काफ़ी आसान है। बेनिफिट्स काफ़ी हैं डिजिटल लैंडिंग के। लोन आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, जाना नहीं पड़ता, कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है। पहले तो आप लोकल ब्रांच में जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश का कोई वेंडर हो, महाराष्ट्र का वेंडर हो, सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से लोन ले सकते हैं। एरर होने की संभावना कम हो जाती है। सारा काम अब चूंकि ऑनलाइन होता है, तो फिर जो फिजिकली एंट्रीज भरी जाती है ना, फॉर्म भरा जाता है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सब कुछ काम टेक्नोलॉजी की सहायता से होता है, तो एरर की संभावना कम हो जाती है, एफिशिएंसीज इंक्रीज होती हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ओवरलोड कम हो जाता है। हालांकि फिर एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना पड़ेगा, वो एक अलग दिक्कत है, लेकिन हाँ, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। टेक्नोलॉजी की सहायता से कम समय में ज़्यादा लोन दिया जा सकता है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, जल्दी लोन मिल जाता है, बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बैंकों को भी लोन मैनेज करना आसान होता है, सारा काम ऑनलाइन हो तो। लेकिन देखो कुछ कंसर्न्स हैं। फर्स्ट, रैकलेस लैंडिंग प्रैक्टिसेस। कई बार तो बोरोवर्स की लिमिट से ज़्यादा लोन दे दिया जाता है। जैसे किसी की लिमिट है सिर्फ 10,000 की, कैपेसिटी 10,000 को रीपे करने की है क्रेडिट हिस्ट्री के अनुसार, लेकिन जानबूझ के 20,000, 30,000, 50,000 मान लीजिए लोन दे दिया, बाद में वो कस्टमर चुका नहीं पाता, तो इसलिए फिर जो शुरुआत में मैंने आपको बताया एक्सटोर्शन होता है ज़बरदस्त वाला, इंटरेस्ट रेट भारी भरकम लगा दिए जाते हैं। अभी तक देखो कोई रेगुलेशन नहीं था, इस वजह से 1100 के आसपास लैंडिंग ऐप्स हैं, प्ले स्टोर में आप जाकर देखोगे, और ये टोटली अनरेगुलेटेड हैं। तो काफ़ी बार इनके द्वारा मिस सेलिंग की जाती है, मतलब टर्म्स पहले से क्लियर नहीं बताई जाती, जो डेटा होता है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, अनफेयर ढंग से बिजनेस किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस लोन वापस लेने के लिए, ये सब हो रहा था। तो आरबीआई ने ना डिजिटल लैंडर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एंटिटीज जिनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और उनको अलाउ किया गया है लैंडिंग बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। अब दूसरी टाइप की एंटिटीज वो हैं जिनको देखो लैंडिंग के लिए ऑथराइजेशन से तो मिला है, बट आरबीआई से नहीं मिला, कुछ दूसरी स्टैट्यूटरी या फिर रेगुलेटरी प्रोविजन से उन्हें लैंडिंग के लिए अप्रूवल मिला है, ऑथराइजेशन मिला है। तीसरा, लैंडिंग ऐसी एंटिटीज जो लैंडिंग करती हैं लेकिन अभी वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं आती है, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत नहीं आती हैं, बस वो अपने आप से इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है ना, वो फर्स्ट कैटेगरी की एंटिटीज के लिए हैं जिनको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी में एंटिटीज आती है ना, जैसे दूसरी टाइप में वो एप्लीकेशंस आती हैं जिनको ऑथराइजेशन से तो मिला है, आरबीआई से नहीं मिला, दूसरी रेगुलेटिंग या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से मिला है। इनको ना आरबीआई ने कहा है रिस्पेक्टिव रेगुलेटर को कि आप भी गाइडलाइंस बनाइए जैसे हमने बनाई है पहले टाइप के लिए। और तीसरी टाइप की जो एंटिटीज हैं वो या तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं या फिर काम बंद करें, वो इलीगल हैं। अब न्यू रेगुलेशंस जो है आरबीआई की वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, लैंडिंग ओनली बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। लैंडिंग जो है ना वो ऐसी एंटिटीज के द्वारा कैरी आउट किया जाना चाहिए जिन्हें या तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है या फिर रेलेवेंट लॉ के अंतर्गत उनके पास परमिशन है लैंडिंग की। अब चूंकि देखो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं और इस इंडस्ट्री में ना बहुत आउटसोर्सिंग भी होती है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एलएसपीज के साथ में यानी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में टाई अप किया जाता है, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी के साथ में, ताकि लैंडिंग के लिए पैसा आ सके। बट आरबीआई का ये कहना है नई गाइडलाइंस में जो लोन डिसबर्सल हो या फिर रीपेमेंट हो वो डायरेक्टली बोरोअर के बैंक अकाउंट से
और जो मेन कंपनी है उसके बैंक अकाउंट के बीच में हो, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो, बीच में एलएसपीज का इन्वॉल्वमेंट ना हो। एलएसपीज मतलब लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी अबाउट कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। डिजिटल लेंडर्स को ना सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में देनी होगी। बोरोवर को कितनी फीस है, कितना चार्ज, पूरे साल में कितना परसेंटेज कॉस्ट लगेगा, सब कुछ। लास्ट में जब फाइनली बोरोवर यस करे ना, उससे पहले उसे एक की फैक्ट स्टेटमेंट दो जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हों क्लियरली, ताकि बोरोवर कंपेयर कर सके दूसरी ऐप से। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ क्रेडिट लिमिट। आरबीआई ने यह कहा है कि विदाउट बोरोवर के कंसेंट के आप क्रेडिट लिमिट को ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए लिमिट दे दी कि कस्टमर जो है 10,000 रुपये पैसा उधार ले सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज जानबूझ के उस लिमिट को 20,000 30,000 कर देती हैं बिना कस्टमर से पूछे, तो कस्टमर ज़्यादा उधार ले बैठता है। नेक्स्ट, ड्यू डिलीजेंस। जो भी ये एलएसपीज है ना, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, उनके साथ टाई अप करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो पहले ड्यू डिलीजेंस बरतेंगे, जांचेंगे ये जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है इनके पास टेक्निकल एबिलिटी है या फिर नहीं है, डाटा प्राइवेसी पॉलिसी कैसी है, क्या कस्टमर्स का डेटा ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, स्टोरेज सिस्टम कैसा है, सब कुछ। नेक्स्ट, हर एक लैंडिंग ऐप को अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, और जो भी जांच होंगी, जो भी मतलब शिकायतें आएंगी कस्टमर्स की, उन्हें एड्रेस करना होगा। ये पूरा जो इकोसिस्टम है आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आएगा, यानी जो कंप्लेंट है उसको रिजोल्व किया जाना चाहिए 30 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन एंड शेयरिंग। इन ऐप्स के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाए ना, वो नीड बेस्ड हो और वो कंसेंट के आधार पर हो। ऐसा नहीं कि आवश्यकता थी सिर्फ नाम और पैन नंबर की और ले लिया इतना सारा डेटा जो उनके लिए किसी काम का नहीं, फर्दर उसे बेच दिया। अब देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, आरबीआई के अनुसार कुछ रिकमेंडेशंस तो ऐसी हैं वर्किंग ग्रुप की जिस पर फर्दर कंसल्टेशन चाहिए सरकार के साथ में, लेकिन ये जो सेगमेंट है ना, बार बार वही बात, बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बिना बैंक खाते वाले जो लोग हैं ना हमारे देश में हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने की। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और डिजिटल लैंडिंग का जो रेगुलेशन है उसी दिशा में एक प्रयास है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजिटल लैंडिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो 2008 में ना बिल्किस बानो, ये उस समय प्रेग्नेंट थी, इनके गैंगरेप के आरोप में 11 मैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में एक गुजरात गवर्नमेंट के एक पैनल ने सजेस्ट किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए और उनको जेल से अब छोड़ दिया गया है ऑलमोस्ट 15 साल जेल में बिताने के बाद। और इस बात पर ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने इन 11 कन्विक्ट्स को सज़ा सुनाई थी 2008 में। उनको रिहा करना बहुत ज़्यादा अनजस्ट है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। आर्टिकल में कहा जाता है लीगैलिटी की हम बात करें उससे पहले मोरली तो देखो गलत ही है बहुत ही ज़्यादा। एक तरफ ऐसी बातें चल रही हैं, सरकार के ऊपर दबाव है कि जो रेप कन्विक्ट्स हैं उनकी सज़ा को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन उनको अब इस प्रकार से छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है, किस आधार पर, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा, छूटने के बाद में सेलिब्रेशन भी किया जाता है, ये तो और भी ज़्यादा गलत है। किस प्रकार की सोसाइटी में हम जी रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है ना 2014 में चेंज हुई थी, उसके अनुसार तो जो रेप कन्विक्ट्स है ना उनको रिहा किया ही नहीं जा सकता इस प्रकार से। एक टर्म है रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेंटेंस है वो कम कर दी जाती है। जैसे 10 साल की सज़ा मिली है लेकिन अच्छा बिहेवियर है, जेल में एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, तो रेमिशन मिल गया 2 साल का, यानी 2 साल की सेंटेंस आपकी कम हो गई। तो गुजरात गवर्नमेंट की करंट रेमिशन पॉलिसी है ना, उसके अनुसार जो रेप कन्विक्ट्स हैं वो प्री मेच्योर रिलीज के लिए, यानी समय से पहले रिलीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपके मन में आया होगा जब पॉलिसी ऐसी है तो इनको कैसे छोड़ दिया गया। देखो, इनका कन्विक्शन हुआ था 2008 में, और जब ये पॉलिसी थी उस समय 1992 की पॉलिसी थी रेमिशन संबंधित, और 1992 की पॉलिसी में रेप कन्विक्ट्स को प्री मेच्योर रिलीज के लिए कोई रोक नहीं थी। ये बाद में आई 2014 में। अब चूंकि रूल है
कि लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ये 2008 में कन्विक्ट हुए थे और उस समय पॉलिसी 1992 की थी। 1992 की ही पॉलिसी इन पे लागू होगी। हालांकि इस पर भी कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये गलत है। अब रेमिशन संबंधित चीजों को हम डिस्कस करें। इनके बारे में दिया गया है प्रिजन एक्ट 1894 में। बाद में अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए हैं कि कब कब किसको छोड़ा जा सकता है। सीआरपीसी में ये प्रोविजन है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, अगर किसी को उम्र कैद हुई है तो 14 साल तो कम से कम उसको जेल में बिताने ही होंगे, 14 साल से पहले नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि ये जो 11 कन्विक्ट्स हैं ना, इन पे ये सीआरपीसी का प्रोविजन लागू नहीं होता क्योंकि इन्होंने तो 15 साल जेल में बिताए हैं सबने। इसके अलावा देखो, कई बार ना ये जो 14 साल वाला रूल है ना, इसको बाईपास करने के लिए जो गवर्नर की पावर है ना, आर्टिकल 161 के तहत उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को समय से पहले छोड़ना हो, 14 साल से भी पहले, मान लीजिए किसी की उम्र कैद हुई है और 13 साल सजा उसने बिताई है, तब सरकार के द्वारा यह कह के छोड़ दिया जाता है कि हम गवर्नर की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सरकार चाहे तो लॉ को तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से प्रेजेंट करके छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। देखो, इस प्रकार से प्रिजनर को छोड़ा जाता है ना समय से पहले, ये उसका राइट है, प्रिविलेज नहीं है। राइट मतलब सबको जीने का अधिकार है। हाँ, क्राइम किया है, ये बात सच है, लेकिन देखो जेल में डालने का मकसद क्या है कि उस क्रिमिनल को रिफॉर्म किया जाए, मतलब उसमें सुधार लाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ये मकसद होता है। तो अच्छा व्यवहार है तो फिर उस प्रकार से छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारे संविधान के अनुसार ये उसका राइट है समय से पहले छूटना। अगर वो रिफॉर्म हो चुका है तो तभी व्यवहार के हिसाब से छोड़ा जाता है पहले, लेकिन प्रिविलेज नहीं है। बट इस केस में जो 11 लोगों को छोड़ा दिया गया है ना, एक प्रकार से उनको प्रिविलेज दी गई है, क्योंकि उन्हीं की कैटेगरी के, मतलब ऐसे और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनकी सिचुएशन इनकी जैसी है, लेकिन सिर्फ इस केस में क्रिमिनल्स को छोड़ा गया है, बाकी केसेस में नहीं छोड़ा गया है। यह गलत चीज है। और जिस प्रकार से छोड़ा गया है, सिर्फ उनको छोड़ा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है। वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं बाहर आके, मतलब रेप कन्विक्ट हैं, ऐसा भी नहीं कि वो कोई नॉर्मल अपराध में अंदर गए थे। तो सोसाइटी के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब किस प्रकार का सिग्नल हम सोसाइटी को देना चाहते हैं। और ना आप उसको देखिए ना, विक्टिम को, विक्टिम ने क्या क्या यातनाएं झेली थी केस के दौरान, जब केस चल रहा था, कितनी थ्रेट्स उन्होंने झेली, कितना ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, उन पर क्या बीत रही होगी। अभी आप वो भी देखिए, विक्टिम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा छोड़ते वक्त। और ऊपर से ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर भी पैदा हो गई। जिस पैनल ने रेकमेंड किया था ना इन कन्विक्ट्स को छोड़ने के लिए, उस पैनल में एक एमएलए मौजूद हैं। वो एमएलए पर्टिकुलर कास्ट को लेकर बोल रहे हैं कि कन्विक्ट्स जो हैं वो इस कास्ट से संबंधित हैं, इसलिए लगता नहीं कि वो मतलब कुछ खराब हैं। देखो, व्यवहार चलो मान लीजिए क्राइटेरिया है, लेकिन कास्ट तो डेफिनेटली एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि इस कास्ट के हैं इसलिए छोड़ दिया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।